हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जेंडर पर बेस्ड कुछ बेहतरीन एमसीक्यूज जो किसी न किसी टीचिंग एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर बायस रेफर टू। जेंडर बायस क्या है? क्या फर्स्ट ऑप्शन है जेनेटिक डिफरेंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। बॉयज़ और गर्ल्स में जो अनुवांशिक डिफरेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या वो जेंडर बायस है? या सेकंड ऑप्शन है परसेप्शन ऑफ सेल्फ एज रिलेटिवली फेमिनाइन और मैस्कुलाइन इन द करेक्टरिस्टिक्स, कि आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं, वो खुद के प्रति किसी का सेल्फ परसेप्शन है। थर्ड है डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ बॉयज़ एंड द गर्ल्स बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशंस ड्यू टू कल्चरल एटीट्यूड। कल्चरल एटीट्यूड की वजह से जो बॉयज़ और गर्ल्स में भेदभाव किया जाता है, जो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है कि ये बॉयज़ है तो उसको अलग तरह से ट्रीटमेंट मिल रहा है, गर्ल्स है तो उसको अलग तरह से ट्रीटमेंट मिल रहा है, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जेंडर बायस क्या है? जेंडर बायस है डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशंस ड्यू टू कल्चरल एटीट्यूड। कल्चरल एटीट्यूड सोसाइटी के द्वारा बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए अलग अलग रोल डिसाइड कर दिए गए हैं कि आप बॉयज़ हैं तो आप इस तरह का बिहेव करेंगे, आप गर्ल हैं तो आप इस तरह का बिहेव करेंगे। तो जो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है बॉयज़ और गर्ल्स को, बॉयज़ को कई जगह बॉयज़ को प्रायोरिटी मिलती है। अगर कोई स्ट्रेंथ का काम है तो वहाँ पर बोला जाता है कि ये काम लड़के का है। अगर गीत गाने का काम है, खाना दाना बनाने का काम है, तो वो काम लड़कियों का माना जाता है। तो ये जो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है ये सोसाइटी ने बनाया गया है। कल्चरल एटीट्यूड की वजह से जो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है बॉयज़ और गर्ल्स को, उसको हम जेंडर बायस कहते हैं। जेंडर बायस होता है किसी भी एक लिंग के प्रति आपका झुकाव, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, किसी भी एक स्पेसिफिक लिंग के प्रति झुकाव जेंडर बायस को शो करता है। जेनेटिक डिफरेंसेस की वजह से जेंडर बायस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक गुड टेक्स्ट बुक्स अवॉइड। एक टेक्स्ट बुक है, कोई पाठ्य पुस्तक है, उसको आप अच्छी पाठ्य पुस्तक कब कहेंगे? जब वो जेंडर इक्वलिटी को अवॉइड करती हो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर जेंडर बायस, या फिर जेंडर सेंसिटिविटी। गुड टेक्स्ट बुक वही होगी जो जेंडर बायस को अवॉइड करती हो। जेंडर बायस क्या है? किसी भी एक स्पेसिफिक लिंग के प्रति झुकाव होना। जब भी आप टेक्स्ट बुक बना रहे हैं तो सिर्फ आप माँ को किचन में ना दिखाएं, पिता को आप ऑफिस जाते हुए ना दिखाएं। आप इसका अपोजिट भी कर सकते हैं, पिता भी खाना बना सकते हैं, माता ऑफिस जा सकती है। तो इस तरह के आप जेंडर बायस की जो पिक्चर्स हैं या फिर एग्जाम्पल्स जो डाले जाते हैं, मोस्टली आपने देखा होगा जो वर्क एंड टाइम के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हर जगह ये लिखा होता है कि 3 आदमी एक काम को 2 दिन में कर लेते हैं और वही काम 5 औरतें 2 दिन में कर पाती हैं। तो इस तरह की जो अनकॉन्शियस जेंडर बायसनेस जो पाठ्य पुस्तक में आ जाती है उसको अवॉइड करना चाहिए। तो गुड टेक्स्ट बुक उसे बोलेंगे जो जेंडर बायस को अवॉइड करती हो, को दोनों लिंग को आप बराबर लेके नहीं चल सकते हैं। यहाँ पर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो दब के रह जाते हैं। तो आपको हर जेंडर के प्रति सेंसिटिव होना ज़रूरी है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए गुड टेक्स्ट बुक में, क्योंकि पाठ्य पुस्तक भी एक जरिया है बच्चे का सोशलाइजेशन करने के लिए। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चा अपनी पाठ्य पुस्तक से भी सीखता है। जेंडर इक्वलिटी मस्ट होनी चाहिए। किसी भी चिल्ड्रन को जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट आप नहीं कर सकते हैं, चाहे वो फिर बॉय हो चाहे वो फिर वो गर्ल हो। दोनों को एक ही तरह के समान अधिकार आपको देने चाहिए। किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए उनके जेंडर पर के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सोशल रोल डिजिग्नेटेड फॉर द वीमेन इन द सोसाइटी डिस्प्लेज जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर रोल एटीट्यूड और जेंडर रोल स्टीरियोटाइप्स। वुमेन के लिए सोसाइटी में कुछ रोल्स फिक्स कर दिए गए हैं कि आप विमेन हैं तो आप इस तरह का काम करेंगे। अगर विमेन है तो आपको शादी करके अपने पति के घर जाना है। अगर आप विमेन हैं तो आप घर का देखभाल करेंगे। अगर आप फीमेल हैं तो आपको धीरे बात करनी चाहिए, आपको शर्माना चाहिए। इस तरह की जो चीज़ें हैं कि सोसाइटी ने कुछ रोल्स डिसाइड कर दिए हैं विमेन के लिए कि आप विमेन है तो आप इस तरह से बिहेव करेंगी, आप इस तरह का रोल प्ले करेंगी। तो ये क्या है? ये जेंडर रोल स्टीरियोटाइपिंग है कि जो पुराने समय से चली आ रही परंपराएं हैं आपको आपने जैसे के तैसे मान लिया। हालांकि बहुत सारी परंपराओं में चेंजेस हुए हैं। पहले सती प्रथा का बहुत चलन था,
घूंघट का भी बहुत ज़्यादा था, जो आज के ज़माने में उतना नहीं है, हालांकि है पर उतना नहीं है। तो ये जेंडर रोल स्टीरियोटाइपिंग कर दी गई है कि आप अगर विमेन हैं तो आपको इस तरह की जो रूढ़िबद्धताएं आपके लिए फिक्स कर दी गई हैं, उनको हम जेंडर रोल स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं। जेंडर आइडेंटिटी होती है किसी भी चिल्ड्रन का अपने आप को आइडेंटिफाई करना है कि वो मेल है या फिर फीमेल है। ये लगभग बच्चा 3 से 4 साल की उम्र में जेंडर आइडेंटिफिकेशन कर पाता है। वह ये समझ लेता है कि उसका ड्रेस चेंज होने की वजह से अगर लड़का फ्रॉक पहन लेता है तो वो लड़की नहीं बन जाता है, अगर लड़की पैंट शर्ट पहन रही है तो वो लड़का नहीं बन जाती है। इसका मतलब वो जेंडर आइडेंटिटी कर लेते हैं कि उनका ड्रेस के चेंज होने से उनका जेंडर चेंज नहीं हो सकता है, वो मेल है या फिर वो फीमेल है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है लिंग के आधार पर किसी भी एक जेंडर को आप डिस्क्रिमिनेट कर दें, अलग थलग कर दें। अगर आप लड़के हैं तो आप अच्छा खाना नहीं बना सकते हैं, आप लड़की हैं तो आप विदेश पढ़ने के लिए नहीं जा सकते हैं, लड़कियों के लिए आर्मी की जॉब अच्छी नहीं है, लड़कियों के लिए पुलिस की जॉब अच्छी नहीं है। किसी भी जेंडर के आधार पर आपने डिस्क्रिमिनेट कर दिया, वो होता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर रोल एटीट्यूड कुछ होता नहीं है। जेंडर रोल्स होते हैं कि आपको स्पेसिफिक किसी एक जेंडर की वजह से आपको रोल डिसाइड कर दिए गए हैं कि आप फीमेल हैं तो आप इस तरह का काम करेंगे, अगर आप मेल हैं तो आप इस तरह का काम करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जेंडर रोल स्टीरियोटाइपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जेंडर नॉर्म्स आर ऑफन कंस्ट्रक्टेड बाय द सोसाइटी टू। सोसाइटी ने कुछ एक जेंडर नॉर्म्स कर रखे हैं, कर रखे हैं। वो क्यों बनाए जाते हैं? पहला है फॉलो ट्रेडिशन, किसी परंपरा को आप फॉलो कर रहे हैं। प्रिवेंट कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन से बचने के लिए, या फिर सेटिस्फाई इट्स नीड्स, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, या फिर नन ऑफ द अबव। जेंडर नॉर्म्स हैं वो मेनली किस लिए बनाए जाते हैं? किसी भी सोसाइटी की नीड्स को पूरा करने के लिए। हमारा जो सो कॉल्ड पुरुष प्रधान समाज है, इसमें मेल लोगों ने अपने अकॉर्डिंग, अपनी जो नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंग मोस्टली जो रोल्स हैं, जेंडर रोल्स हैं, वो डिसाइड कर रखे हैं कि आप फीमेल हैं तो आप इस तरह का काम करेंगे, अगर मेल हैं तो आप इस तरह का काम करेंगे। वो कहीं ना कहीं एक जो पुरुष प्रधान समाज है वो अपने मेल ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए भी बहुत सारे जो अनवांटेड अननेसेसरी जो सोशल रोल्स हैं वो बनाए हुए हैं विमेन के लिए। जेंडर अपने आप में एक बहुत तीखा टॉपिक है, जो कई लोगों को कई बातें बुरी लग सकती हैं, हालांकि मेरा वो मतलब नहीं होता है, अब क्या ही कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द टीचर इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ द ओल्ड स्टूडेंट टू बिकम बॉयज एंड द गर्ल्स एज लर्नर, व्हाट डज द टीचर एग्जीक्यूट। कोई भी टीचर है वो लर्निंग एबिलिटीज बढ़ा रहा है, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, उसको एज ए लर्नर देख रहा है। वो ये नहीं देख रहा है कि ये लड़का है या फिर ये लड़की है। तो टीचर है वो क्या एग्जीक्यूट कर रहा है? जेंडर इक्वेलिटी, सेक्सुअल बायस, या प्रोग्रेसिव थिंकिंग, या फिर ग्लोबल ट्रेंड्स। जहाँ पर टीचर सभी चिल्ड्रंस को एज ए लर्नर देखता है, उनके जेंडर के बेसिस पर उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन या कोई डिफरेंस नहीं रखता है, वो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को एज ए लर्नर लेता है, तो जो टीचर है वो क्लास में जेंडर इक्वलिटी को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये लड़की है या फिर लड़का है, वो दोनों को समान अधिकार देता है, तो उसको हम बोलते हैं जेंडर इक्वलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द टर्म जेंडर रोल्स वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय इन 1955। जो टर्म है जेंडर रोल, ये किसने दी थी? ये जॉन मनी ने दी थी 1955 में। ये एक फैक्चुअल सा क्वेश्चन है तो इसे याद रखिएगा। जेंडर रोल्स टर्म है वो किसने दी थी? जॉन मनी ने दी थी, और कब दी थी? 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। The absence of discrimination on the basis of person sex in opportunities, allocation of resources or benefits and access to services refer to which of the following? एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है जेंडर के आधार पर, पर्सन के सेक्स के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, तो अपॉर्चुनिटी बराबर दी जा रही हैं, उसको रिसोर्सेज का एलोकेशन बराबर मिल रहा है, उसको हर एक बेनिफिट मिल रहे हैं। तो ये सब क्या है? फर्स्ट है जेंडर इक्वलिटी है, जेंडर रोल्स हैं, जेंडर अवेयरनेस है, या फिर जेंडर इक्विटी है।
मेरे हिसाब से आप जेंडर रोल्स और जेंडर अवेयरनेस इन दोनों ऑप्शन को तो आप डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे कि जेंडर रोल्स होते हैं कि समाज सोसाइटी के द्वारा जो कुछ रोल्स फिक्स कर दिए गए हैं मेल और फीमेल के लिए कि आप मेल हैं तो आप इस तरह का बिहेव करेंगे, अगर आप मेल हैं तो आप अग्रेसिव हो सकते हैं, अगर आप फीमेल हैं तो आप शांत स्वभाव की रहेंगी। तो ये कुछ जेंडर रोल्स होते हैं। जेंडर अवेयरनेस होती है कि आपको जेंडर के प्रति अवेयर रहना, मेल और फीमेल को आप जहाँ तक हो सके बराबर रखना, उन दोनों के प्रति सेंसिटिव रहना। इन दोनों को तो आपने डिस्क्रिमिनेट कर लिया होगा। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है जेंडर इक्वलिटी और जेंडर इक्विटी में। जेंडर इक्वलिटी क्या होती है? जेंडर इक्वलिटी होती है दोनों जेंडर को, चाहे मेल हो चाहे फिर फीमेल हो, दोनों को बराबर अधिकार देना। अगर हिस्ट्री में किसी भी एक स्पेसिफिक जेंडर के साथ कोई भी भेदभाव हुआ है तो उसको फिलफुल करने के लिए आप मेल या फीमेल दोनों को ही बराबर अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, दोनों को ही आप उनके इंटरेस्ट एबिलिटी के हिसाब से उसे अपना करियर डिसाइड करने देंगे। ये जेंडर इक्वलिटी होती है। जेंडर इक्विटी होती है बीइंग फेयर, कि आप मेल और फीमेल के प्रति फेयर हैं, आपके मन में कोई भेदभाव नहीं है, अगर आपको ये कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये मेल है या फिर फीमेल है, आप दोनों के प्रति फेयर हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जेंडर इक्वलिटी। आप उसे बराबर अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, आप उसे रिसोर्सेज का अलोकेशन बराबर दे रहे हैं, बराबर बेनिफिट दे रहे हैं, तो ये जेंडर इक्वलिटी होती है। होपफुली आपका जेंडर इक्वलिटी और जेंडर इक्विटी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द अपोजिट ऑफ जेंडर सेंसिटिविटी इज, जेंडर के प्रति संवेदनशीलता। जेंडर सेंसिटिविटी का अपोजिट क्या होगा? जेंडर एनालिसिस होगा, जेंडर ब्लाइंडनेस होगा, जेंडर इनइक्वलिटी होगा या फिर जेंडर पैरिटी होगा। जेंडर सेंसिटिविटी का अपोजिट होगा जेंडर ब्लाइंडनेस, कि आप जानबूझ के अंधे हो गए, चाहे जेंडर के बेसिस पर मेल और फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है फिर भी आप उसे अनदेखा कर रहे हैं। समाज सोसाइटी में किसी भी एक स्पेसिफिक जेंडर के प्रति अगर भेदभाव हो रहा है तो भी आप उसे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप एक बार देखेंगे कोई न्यूज़ आई है, हाँ इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप उसे अनदेखा कर देते हैं, तो वो जेंडर ब्लाइंडनेस होती है, जेंडर सेंसिटिविटी होती है। जेंडर के प्रति जो भी मुद्दे समाज में चल रहे हैं उसके प्रति आप संवेदनशील हैं। उस जेंडर पैरिटी होती है, ये एक न्यूमेरिकल कंसेप्ट होता है कि बराबर इक्वल नंबर ऑफ मेल और फीमेल। जैसे जैसे कोई इलेक्शन हो रहा है उसमें हम ये एनालिसिस करते हैं कि 60% विमेन ने पार्टिसिपेट किया और 70% मेल ने पार्टिसिपेट किया। तो ये जो न्यूमेरिकल कंसेप्ट है 60% का और 70% का, ये जेंडर पैरिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन द प्रोसेस ऑफ बीइंग फेयर ऑफ वुमेन एंड द मैन इज ऑल्सो टर्म्ड एज। मेन और वुमेन के प्रति आप फेयर हैं, इसको आप क्या बोलेंगे? अभी मैंने बताया था, इसको हम बोलते हैं जेंडर इक्विटी। जहाँ पर आप मेल और फीमेल दोनों के प्रति फेयर हैं, आप दोनों में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। आजकल आपने हर एक घर में मोस्टली देखा होगा, अपने मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड के प्रति कोई भेदभाव नहीं होता है। जैसा मेल बच्चा रहता है वैसे ही फीमेल बच्चे को भी ट्रीटमेंट मिलता है। हालांकि हर जगह ऐसा अभी भी नहीं है, लेकिन जेंडर इक्विटी का कंसेप्ट लगभग हर एक घर में, जो एजुकेटेड फैमिली है उनमें तो लगभग आ ही चुका है। मेल बच्चे और फीमेल बच्चे में कोई भी ज़्यादा भेदभाव नहीं होता है, बीइंग फेयर रहते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे फिर वो लड़की हो। जेंडर सेंसिटिविटी मैं आपको बता चुकी हूँ, जेंडर अवेयरनेस के बारे में और जेंडर इक्वलिटी सबके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल्स थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग। जो बच्चे जेंडर रोल्स कहाँ से एक्वायर करते हैं? देखो, जन्मजात तो बच्चे ये सीख के पैदा नहीं होते हैं कि वो लड़की हुई है तो उसको साड़ी ही पहननी है या उसे सूट ही पहनना है, या लड़का पैदा हुआ है तो उसे पैंट शर्ट ही पहनने हैं। लड़का है तो उसको अपने बाल छोटे रखने हैं, उसका हेयर स्टाइल कुछ अलग होगा। लड़कियां हैं तो उसने अपने बाल लंबे करने हैं। तो ये सब जो सोशल रोल्स हैं ये बच्चे कहाँ से सीखता है? जन्मजात तो बच्चा सीखता नहीं है। बच्चा कब सीखेगा? जब बच्चा अपनी सोसाइटी में आएगा। तो मीडिया से बच्चा डेफिनेटली सीखता है। जो फिल्म वगैरह हैं या फिर कार्टून वगैरह हैं या इवन एड्स जो आती हैं, इनमें बच्चा जेंडर रोल्स
100% सीखता है। सोसाइटी में बच्चा सीखता है, जिस तरह की सोसाइटी में बच्चा रहेगा उस तरह के ही सोशल रोल्स बच्चा एक्वायर करेगा। अगर बच्चा हाई प्रोफाइल सोसाइटी में रह रहा है जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है बॉयज़ एंड गर्ल्स में, तो वहाँ पर बच्चे की जो सोशल रोल टाइपिंग है वो अलग तरह से होगी। अगर बच्चा एक पिछड़े इलाके में रह रहा है तो उसकी सोशल रोल टाइपिंग अलग तरह से होगी। फैमिली तो सबसे प्राइमरी एजेंट होता है बच्चे के सोशलाइजेशन में, बच्चे को जेंडर रोल्स एक्वायर करने के लिए। जैसा बच्चा अपनी फैमिली में देखता है वो वैसा ही सीखता है। अगर बच्चे ने देखा है कि उसकी फैमिली में जेंट्स लोग हैं वही ड्राइविंग करते हैं, तो बच्चे अपने माइंड में ये सेट कर लेते हैं कि अगर लड़का है तो उसे भी आगे चल के ड्राइविंग करनी है। लेकिन अगर लड़की है, अगर लड़की ने नहीं देखा अपनी माता को या अपनी बहन को या फिर बुआ दादी किसी को भी, अगर उसने कार चलाते हुए नहीं देखा तो उसे लगता है कि ये कार चलाने का काम तो लड़कों का है, लड़कियों का नहीं है। अगर लड़की अपनी मम्मी को देखती है कि उसकी मम्मी बाइक चला सकती है तो वो भी आगे चल के सोचेगी कि हाँ अगर मेरी माँ चला सकती है तो मैं क्यों नहीं चला सकती हूँ। तो बच्चे में जो जेंडर रोल्स टाइपिंग है वो फैमिली का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। ट्यूटरिंग नहीं होता है, बच्चे को कोई स्पेसिफिक ट्यूशन नहीं दिया जाता है जेंडर रोल एक्वायर करने के लिए। बच्चा कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली अपनी फैमिली से, सोसाइटी से, मीडिया से, स्कूल से, नेबरहुड से, पीयर ग्रुप से जेंडर रोल्स एक्वायर करता है। जैसा बच्चा अपने आसपास होते हुए देखेगा बच्चा उसी तरह का ही जेंडर रोल्स एक्वायर कर लेता है। यहाँ पर माता पिता को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए। यहाँ पर माता पिता को अपने बच्चे के जो सोशल रोल्स डाले जा रहे हैं कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी, बच्चे में जो सोशल रोल टाइपिंग हो रही है उसके प्रति माता पिता को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए। एज ए टीचर भी आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहने की ज़रूरत है बच्चे में सोशल रोल टाइपिंग के लिए, क्योंकि चाइल्डहुड में जो बच्चे में सोशल रोल टाइपिंग हो गई वही उसकी पूरी उम्र चलती है, उसी तरह की उसकी थिंकिंग बन जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्विटेबल रेशियो ऑफ मेन एंड द वुमेन रिप्रेजेंट। किसी भी सोसाइटी में मेन और विमेन दोनों का इक्विटेबल रेशियो है, ज़्यादा घटा बढ़ा नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डाइवर्सिटी इन कल्चर बोलेंगे, डाइवर्सिटी इन एजुकेशन, डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी या फिर जेंडर डाइवर्सिटी। जहाँ पर भी आपको इक्विटेबल रेशियो देखने को मिलता है उसको हम जेंडर डाइवर्सिटी बोलते हैं। अगर 50% मेल हैं और 50% फीमेल हैं तो उसको हम इक्विटेबल रेशियो बोलते हैं। हालांकि ये एग्जैक्ट नहीं होता है, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि 20-30-70 का डिफरेंस हो गया। इक्विटेबल रेशियो हर एक फील्ड में होना चाहिए, चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो, स्पोर्ट्स का हो, किसी भी फील्ड में मेल और फीमेल का इक्विटेबल रेशियो जेंडर डाइवर्सिटी को डिनोट करता है। होपफुली आपके ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन के साथ साथ आपको कंसेप्ट को लेकर समझ भी बेहतर हुई होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।